नमस्कार। डीडी न्यूज के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और मेरे साथ हैं हमारे सांकेतिक भाषा के सहयोगी शरद मुदगल। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। मानसून सत्र पर किरेन रिजिजू ने विपक्ष से मांगा सहयोग। कहा सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार, लेकिन नियमों के तहत ही होगी चर्चा। तेईस से 26 जुलाई तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे 2 देशों की यात्रा पर। पहले चरण में ब्रिटेन तो दूसरे चरण में मालदीव जाएंगे प्रधानमंत्री। भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। मनसुख मांडविया ने कहा, युवाओं को नशे से निजात दिलाने के लिए सरकार और सामाजिक संगठन मिलकर करेंगे काम। कांवड़ यात्रा को लेकर हर तरफ उत्साह का माहौल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा। बागपत में भी शिव भक्तों पर बरसाए गए फूल। रूस के प्रशांत तट पर 3 बड़े भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी। मचटका क्षेत्र में आया 7.4 तीव्रता का भूकंप। आपातकालीन सेवाएं अलर्ट पर। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 से 26 जुलाई तक 2 देशों की यात्रा पर रहेंगे। दौरे के पहले चरण में प्रधानमंत्री ब्रिटेन जाएंगे। प्रधानमंत्री वहां अपने समकक्ष कीयर स्टारमर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री की ब्रिटेन के राजा चार्ल्स से भी मुलाकात संभावित है। वहीं यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव जाएंगे। 26 जुलाई को मालदीव 60वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। प्रधानमंत्री उससे जुड़े केंद्रीय समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शरीक होंगे। प्रधानमंत्री और मालदीव के राष्ट्रपति की बैठक में द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की समीक्षा की जाएगी। कल से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। ये बैठक राज्यसभा में सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू समेत विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। 21 जुलाई से शुरू होने वाला ये सत्र अगले महीने की 21 तारीख यानी कि 21 अगस्त तक चलेगा। संसद के मानसून सत्र से पहले आज हुई सर्वदलीय बैठक के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि सदन सुचारू रूप से चले, इसके लिए पक्ष और विपक्ष को मिलकर काम करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी मुद्दों पर सरकार नियम और परंपरा के तहत चर्चा के लिए तैयार है। सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने अपने पार्टीज के पोजीशन बताया और उनके मुद्दे जो इस सत्र में लाने का है उनको भी सामने में रखा है। सरकार की ओर से हम लोग ने सारा पॉइंट्स नोट किए हैं और हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि सदन अच्छा से चले, इसके लिए पक्ष और विपक्ष मिल करके हमको काम करना होगा। आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छी तरह से रखना होगा। कई अहम मुद्दे हैं जिस पे सब पार्टी ने अपना विचार रखा है कि सदन में चर्चा होना चाहिए, तो हम तो खुले दिल से चर्चा के लिए तैयार है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितना समय संसद में रहते हैं, इससे पहले कोई भी प्रधानमंत्री संसद में इतना नहीं रहा है। आदरणीय मोदी जी जितना अहमियत पार्लियामेंट को देते हैं और जितना टाइम पार्लियामेंट में रहते हैं, आज तक कोई प्रधानमंत्री उतना लंबा पार्लियामेंट में नहीं रहते हैं।
वो पार्लियामेंट चैम्बर भी होते हैं, चैम्बर में भी रहते हैं और सदन में भी आते हैं, और जब महत्वपूर्ण चर्चा होते हैं तो प्रधानमंत्री आता ही है। तो इसलिए ये जो पार्लियामेंट का जो सिस्टम है उसको आप डाइवर्ट करके प्रधानमंत्री के ऊपर में आप हमला करना चाहता है, ये मत कीजिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि झांगुर जैसे कितने ही लोग धर्मांतरण करवा रहे हैं, जिसे लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन बिहार में चुनाव सुधार के मुद्दे पर हल्ला मचा रहे हैं। यही है राहुल और तेजस्वी यादव का पाखंड मॉडल। देश के अंदर झांगुर जैसे कट्टर मुस्लिम भेष बदल करके हर जिले में धर्मांतरण कर रहे हैं, और इस पर राहुल गांधी और तेजस्वी का जुबान बंद। लेकिन बिहार में इलेक्शन कमीशन पर आरोप, ये कैसा ढोंग। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन के समापन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि काशी संकल्प पत्र का उद्देश्य नशा मुक्त अभियान को जन जन तक पहुंचाना है। इसके लिए भारत सरकार के सभी मंत्रालय और सामाजिक संगठन मिलकर काम करेंगे। देश के युवाओं की आकांक्षाओं को सिद्ध करने के लिए युवाओं को ही सिलेक्ट करा। और जिस युवा इस रास्ते पर चलने वाले युवाओं के सामने क्या चैलेंज है, इस चैलेंज को एड्रेस करने के लिए हमने 3 दिन तक चिंतन मनन करा है, और 3 दिन का चिंतन मनन के आधार पर आपके सामने काशी संकल्प पत्र के रूप में हमारा रोड मैप को इंडिकेट करा। हम कैसे संकल्प को सिद्ध करेंगे, उसके लिए संकल्प के पर बिंदु आपके सामने रखा गया। भारत सरकार के सभी मंत्रालय एक होंगे, स्वैच्छिक संस्थाएं आएगी, स्पिरिचुअल संस्थाएं आएगी, धर्मगुरु आएंगे, अलग अलग ज्ञाति जाति वर्ग समुदाय के संस्थाएं उसके साथ जुड़ेगी। हम सब लोग समन्वय करके एक मुहिम के रूप में, एक बड़ा अभियान के रूप में हम विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए देश को नशा मुक्त अभियान के साथ जोड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नशा मुक्त अभियान में महिलाओं की भागीदारी पर जोर देते हुए कहा कि जब महिलाएं इस अभियान का नेतृत्व करेंगी तो इस अभियान में सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। हमें प्रेरणा मिलती है कि हम हमारी महिलाओं को यह अभियान का केंद्र बनाए। महिलाओं की स्वैच्छिक संस्थाएं, पढ़ी लिखी महिलाएं, महिला स्वैच्छिक समूह इस काम की अगुवाई करे, इस काम को लीड करे, और शुरुआत अपने घर से करे, शुरुआत अपने गांव से करे, शुरुआत अपने रिश्तेदार से करे, और बाद में सामूहिक अभियान के तौर पर हम नशा मुक्ति अभियान को आगे चलाएं। अलग अलग संगठन, अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग स्थान पर ये सतत काम करते रहेंगे। मैं मानता हूं कि हमारी सफलता को कोई रोक नहीं पाएगी। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा अफ्रीका के दौरे पर हैं। उन्होंने एस्वातिनी के 30 चयनित छात्रों को ICCR छात्रवृत्ति पत्र प्रदान किए। मार्गेरिटा ने एस्वातिनी में रॉयल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा भी किया, जिसे भारत की सहायता से बनाया गया था। मार्गेरिटा ने कहा कि ये भारत एस्वातिनी विकास साझेदारी में एक मील का पत्थर है। पवित्रा मार्गेरिटा ने एस्वातिनी के प्राकृतिक संसाधन और ऊर्जा मंत्री प्रिंस लोंगखोखेला के साथ बातचीत की। दोनों ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। और विदेश राज्य मंत्री मार्गेरिटा ने एस्वातिनी के कृषि मंत्री मंडला चावुका से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने कृषि क्षेत्र में संबंधों को बढ़ाने पर चर्चा की। एक्स पर एक पोस्ट में मार्गेरिटा ने लिखा, एस्वातिनी साम्राज्य के कृषि मंत्री माननीय मंडला चावुका से मिलकर खुशी हुई। कृषि के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर उपयोगी चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने बेटे
चैतन्य बघेल से मुलाकात करने के लिए आज रायपुर स्थित ईडी कार्यालय पहुंचे। चैतन्य बघेल इस समय ईडी की हिरासत में हैं। उन्हें राज्य में शराब घोटाले की जांच कर रही ईडी ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया था। बाद में चैतन्य को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। भारत ने फास्ट और सिक्योर डिजिटल पेमेंट सेक्टर में दुनिया में ग्लोबल लीडर के रूप में अपनी पहचान बनाई है। आईएमएफ की हालिया रिपोर्ट के अनुसार यूपीआई की बदौलत भारत ने डिजिटल ट्रांजैक्शन में यह मुकाम हासिल किया है। यूपीआई से अकेले जून माह में 24.03 लाख करोड़ रुपए का लेन देन 18.39 अरब ट्रांजैक्शन के माध्यम से हुआ है। बीते वर्ष की तुलना में यूपीआई लेन देन की संख्या में 32% की वृद्धि हुई है। पिछले साल जून में यूपीआई लेन देन की संख्या 13.88 अरब थी। वर्तमान में भारत में सभी डिजिटल लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी 85% और दुनिया भर में सभी रियल टाइम डिजिटल भुगतानों में यूपीआई की हिस्सेदारी 50% है। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि अब यह प्रतिदिन 64 करोड़ से ज्यादा लेन देन संभालता है, जो वीजा जैसी वैश्विक दिग्गज कंपनियों से कहीं ज्यादा है, जो प्रतिदिन लगभग 63.9 करोड़ लेन देन संभालती है। गौरतलब है कि यह उपलब्धि काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूपीआई केवल 9 वर्षों में इस मुकाम तक पहुंच गया है। यूपीआई प्लेटफॉर्म वर्तमान में 49.1 करोड़ व्यक्तियों और 6.5 करोड़ व्यापारियों को सेवाएं प्रदान करता है और 675 बैंकों को एक ही प्रणाली के माध्यम से जोड़ता है। इसने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे देश भर के लोगों, विशेष रूप से ग्रामीण और छोटे शहरों के लोगों को आसान और किफायती तरीके से डिजिटल वित्तीय सेवाओं तक पहुंचने में मदद मिली है। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं हमारा विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। सावन महीने में कांवड़ यात्रा को लेकर हर तरफ उत्साह का माहौल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मेरठ मुजफ्फरनगर कांवड़ मार्ग का हवाई सर्वेक्षण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा भी की। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने पुख्ता व्यवस्था की है, ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई कष्ट ना हो। सरकार ने, स्वयंसेवी संगठनों ने और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी, धार्मिक संगठनों ने भी इसके लिए पुख्ता व्यवस्था की है। किसी श्रद्धालु को कष्ट न हो, सुरक्षा से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा न बने, यातायात की किसी समस्या का सामना न श्रद्धालु जनों को न यात्रियों को ही करना पड़े, इसके लिए जहां पुख्ता व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ तत्व कांवड़ यात्रा को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कांवड़ियों को आगाह किया कि उनके बीच उपद्रवी किसी भी भेष में छुपे होंगे, उनको बेनकाब करके
प्रशासन को तत्काल सूचित करें। इस भक्ति और श्रद्धा को बदनाम करने के लिए कुछ तत्व लगातार कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। यह हर कावड़ संघ का भी दायित्व बनता है कि वे किसी भी ऐसे तत्व को जो कावड़ की भगवान शिव की इस पावन यात्रा को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास करके उपद्रवी के भेष में छुपे हुए हैं, उन्हें बेनकाब करें, प्रशासन को तत्काल इसकी सूचना दें। इसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद के श्री दूधेश्वर नाथ महादेव मठ मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना भी की। सावन का महीना और उसमें कांवड़ यात्रा का उत्साह चारों तरफ देखा जा सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश के अमरोहा में धार्मिक सद्भाव और भाईचारे की अनूठी मिसाल भी देखने को मिली। यहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कांवड़ियों पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। इसी कड़ी में बागपत जिले में श्रद्धालुओं के स्वागत और सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। शिव भक्त कांवड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर एक अनूठी पहल की। कांवड़ मार्ग पर श्रद्धालुओं पर फूलों की वर्षा की गई, जिसने भक्तों को एक अलग ही भावनात्मक अनुभूति दी। श्रद्धालु भी प्रशासन के स्वागत सत्कार से अभिभूत नजर आए। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मानवीय चेहरा एक बार फिर सामने आया और इस बार ये पवित्र अमरनाथ यात्रा के दौरान देखने को मिला। महाराष्ट्र के 67 वर्ष के कांचू कोले के घुटने में चोट लग जाने से उन्हें बालटाल से बाबा अमरनाथ मंदिर पैदल जाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। सीआरपीएफ के पर्वतीय बचाव दल ने कांचू कोले की ऊपर चढ़ने में भरपूर सहायता की। सीआरपीएफ की टीम अमरनाथ यात्रा के दौरान यात्रियों को मेडिकल सहित हर प्रकार की मदद पहुंचा रही है। बालटाल और बाबा अमरनाथ मंदिर के बीच की दूरी 14 किलोमीटर है, जिसे पैदल या टट्टुओं की मदद से तय किया जाता है। छत्तीसगढ़ के युवाओं को हुनरमंद बनाने की मुहिम को लेकर रुंगटा विश्वविद्यालय द्वारा युवा कौशल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के 8,183 युवाओं को ऑनलाइन मोड में ट्रेनिंग देकर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 7 दिनों में युवाओं को कम्युनिकेशन स्किल, टाइम मैनेजमेंट, चैट जीपीटी, करियर विकल्प की ट्रेनिंग दी गई। 20 जुलाई को छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में इस गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम की घोषणा हुई। संस्थान के कार्यों और राज्यों के युवाओं को रोजगार मुहैया करवाने के लिए मुख्यमंत्री ने संस्थान की सराहना भी की। विश्व यूथ स्किल उत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें हम सभी लोग आमंत्रित थे। इस संस्थान ने, रुंगटा यूनिवर्सिटी ने क्षेत्र के 8,183 बच्चों का मतलब एक सप्ताह का स्किलिंग कराया है, जो कि एक रिकॉर्ड है। और जो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने अपना जगह दिया है, इनको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट मिला है। तो इस संस्था को बहुत बहुत बधाई। और जो 8,183 बच्चों ने अपना कौशल विकास किया है, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौट रहे हैं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश के कारण आना सागर चौपाटी क्षेत्र में भीषण जलभराव देखने को मिला, जिससे शहर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। जगह जगह हुए जलभराव के कारण कई वाहन पानी में बंद हो गए। आना सागर झील ओवरफ्लो होने के कारण उसका पानी मुख्य सड़कों तक पहुंच गया है। जलभराव की स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं।
जीवन यापन के लिए जरूरी सामान तक लाना मुश्किल हो गया है। बिहार की राजधानी पटना में गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। लगातार बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। निचले इलाकों में पानी घुस गया है, जिसके कारण बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। गांधी घाट और कृष्णा घाट का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं जल संसाधन विभाग की ओर से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारत में मलेरिया उन्मूलन की दिशा में एक बड़ी सफलता मिली है। भारतीय वैज्ञानिकों ने मलेरिया रोग के खिलाफ पहला स्वदेशी टीका तैयार कर लिया है, जो न केवल संक्रमण बल्कि उसके सामुदायिक प्रसार पर भी रोक लगाने में सक्षम है। आईसीएमआर और भुवनेश्वर स्थित क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र आरएमआरसी की शोधकर्ताओं ने मिलकर यह स्वदेशी टीका तैयार किया है। इस टीके को फिलहाल एडफाल्सीवेक्स नाम दिया गया है, जो मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम के खिलाफ पूरी तरह असरदार पाया गया है। टीके के जल्द उत्पादन के लिए आईसीएमआर ने प्राइवेट कंपनियों के साथ समझौता करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आईसीएमआर के मुताबिक मौजूदा समय में मलेरिया के 2 टीके उपलब्ध हैं, जिनकी कीमत करीब 800 रुपए तक प्रति खुराक है। हालांकि इनका असर 33 से 67% के बीच है। ऐसे में भारत की ये स्वदेशी वैक्सीन न केवल इन दोनों टीकों से अधिक प्रभावी मानी जा रही है, बल्कि इसकी लागत भी कम हो सकती है, जिससे ये आम लोगों की पहुंच में आएगी। पाकिस्तान में मानसून की बारिश ने भयंकर तबाही मचाई है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अनुसार जून के अंत में 200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इनमें 100 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। पंजाब प्रांत में सबसे ज्यादा 123 लोगों की मौत हुई है। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने पूरे देश के लिए चेतावनी जारी की है, जो 25 जुलाई तक प्रभावी रहेगी। 21 से 24 जुलाई तक मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश की आशंका है। इसमें अचानक बाढ़, शहरी जलभराव और हिमनद झीलों के फटने का खतरा बताया गया है। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध और इस्लामाबाद के कई जिले हाई अलर्ट पर हैं। देश के कई हिस्सों में नालियों के जाम होने से जलभराव की समस्या गंभीर हो गई है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है और स्वास्थ्य जोखिम बढ़ गए हैं। स्थानीय प्रशासन की तैयारियों और नालियों की सफाई में कमी के लिए आलोचना हो रही है। संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने रूस के प्रशांत तट पर 3 बड़े भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की है। रविवार को रूस के सुदूर पूर्व में कामचटका क्षेत्र के तट के पास 7.4 तीव्रता का भूकंप आया। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेज के आंकड़ों के अनुसार भूकंप कामचटका के पूर्वी तट पर 10 किलोमीटर की गहराई पर आया, जो पिछले भूकंप के तुरंत बाद आया था। रूसी आपातकालीन सेवाएं संभावित सुनामी क्षेत्र में लहरों पर नजर रख रही हैं। छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिला कोरबा की पहाड़ी और जंगल की खाली पड़े स्थानों पर सीड बॉल तकनीक से पौधारोपण और पौधा वितरण किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिला कोरबा के पहाड़ी व जंगल के खाली पड़े स्थानों पर सीड बॉल तकनीक से पौधारोपण किया जा रहा है। कटघोरा वन मंडल में दुर्गम स्थानों पर पौधारोपण के लिए पहली बार ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। ड्रोन के माध्यम से पहाड़ी इलाकों के साथ ही जंगल में सीड बॉल गिराया जा रहा है। कटघोरा वन मंडलाधिकारी कुमार निशांत ने बताया कि इस वर्ष मॉनसून में 50,000 सीड बॉल के माध्यम से पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। सीड बॉल में जामुन, करंज और नीम के बीज डालकर उसे ड्रोन के माध्यम से जंगलों में गिराया जा रहा है। कटघोरा वन मंडल अंतर्गत इस वर्षा ऋतु में 1 जुलाई से हम लोगों के द्वारा जो है ये 7 परिक्षेत्र अंतर्गत लगभग 50,000 सीड बॉल जो है इसका छिड़काव कर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से हम लोगों के द्वारा जामुन, करंज, नीम ये सब जो सीड्स जो जंगल में हमको उपलब्ध हुए हैं उनका हम लोग सीड बॉल में डालकर छिड़काव कर रहे हैं। लक्ष्य 50,000 का इस बार रखा है हम लोगों ने सीड बॉल छिड़काव करने का।
वहीं कोरबा वन मंडल में आम लोगों को नर्सरी से निःशुल्क फलदार और इमारती पौधों का वितरण किया जा रहा है। कोरबा वन मंडल के नर्सरी में इस वर्ष 1 लाख से अधिक पौधे तैयार किए गए हैं, जिनका रोपण करने के साथ ही आम लोगों को निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। नर्सरी में पौधा लेने पहुंची डॉक्टर एम कुजूर ने बताया कि बेहतर पर्यावरण के लिए पौधा लगाना काफी जरूरी है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को कम से कम 4 पौधा अवश्य लगाना चाहिए, पर्यावरण संतुलन बना रहे। वन विभाग के नर्सरी में मैं पेड़ पौधे लेने आई थी और पर्यावरण को देखते हुए हमें सबको 8-10 पेड़ कम से कम साल भर में लगा ही लेना चाहिए, कहीं भी जगह देख के, ताकि हमारा पर्यावरण बैलेंस बना रहे और हम प्रकृति को बचा सकें। गौरतलब है कि कोरबा जिले में वन विभाग द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बरसात के आते ही पौधारोपण का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। ऐसा पहली बार है जब सीड बॉल का छिड़काव ड्रोन के माध्यम से किया जा रहा है। वहीं वन विभाग द्वारा आम लोगों को पौधारोपण के लिए भी लगातार जागरूक किया जा रहा है। सोमेश पटेल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी के साथ ही डीडी न्यूज़ के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में अभी के लिए इतना ही। मुझे और हमारी सांकेतिक भाषा के सहयोगी शरद मुदगल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।